प्रॉपर्टीज क्या है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये हमें पढ़ने की जरूरत क्यों है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें इससे फायदा क्या हुआ, पढ़ना जरूरी क्यों है ये। तो इसका फायदा सीधा सीधा सा क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इस पेन को यहाँ से छोड़ दिया जाए, ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट करती है। इसका कुछ मास है, अर्थ का कुछ मास है, दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये अभी तो पढ़ा हमने। यानी कि किसी भी चीज का नीचे गिरना है उसको हम स्टडी करते हैं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, यही तो सिग्निफिकेंस है। तो कोई भी चीज है, जैसे उसकी अगर फॉलिंग ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी गिर रही है तो उसकी अगर आपने स्टडी करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कर सकते हो। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, अर्थ से बाहर नहीं जाता। जैसे ये अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके अंदर रहता है, इसके बाहर जो है अर्थ के इस एरिया के बाहर जो है वो बिल्कुल वैक्यूम है, खाली जगह है बिल्कुल, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर है, जो गैसेस हैं वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो यहीं पर क्यों रहती है, वो बाहर क्यों नहीं निकल पाती, क्योंकि जो यहाँ पर गैस के एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाता है बाय द अर्थ। अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो इनको यहाँ पर दूर नहीं जाने देगी, वो यहीं पर रखेगी इनको, इसलिए यहीं पर रहेंगे। तो ये किससे आपने प्रूव कर सकते हो, बाय स्टडीइंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह के कितने भी एग्जांपल जो हैं वो आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। उसके बाद एक और चीज यहाँ पर आती है कि न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों बोला जाता है, न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों बोल दिया जाता है। तो यूनिवर्सल लॉ इसको क्यों बोला जाएगा, देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन ने लॉ दिया है इसको हम यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या रहेगा कि कोई भी क्वांटिटी जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई की जा सकती है, दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिटी। कोई भी लॉ जो पूरे यूनिवर्स में अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ भी काम कर रहा है, यूनिवर्स में भी काम कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, वो यूनिवर्सल लॉ रहेगा। ठीक है, कुछ लॉ होते हैं जो पूरे यूनिवर्स में काम नहीं करते, सिर्फ अर्थ पे करेंगे, किसी पर्टिकुलर कंडीशन में करेंगे। लेकिन जो ये लॉ है वो पूरे यूनिवर्स के लिए सेम है। जो अगर ये लॉ आप यहाँ भी प्रूव करोगे, आप मून पे जाओगे वहां भी प्रूव कर सकते हो, आप किसी दूसरे प्लेनेट पे जाओगे वहां पर भी इस लॉ को प्रूव कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल लॉ बोल देते हैं। अब यहाँ से अगर मान लो क्या किया जाए, मासेस जो हैं, मासेस के बढ़ाने से क्या होगा, मासेस को कर दिया आपने इंक्रीज, तो जो इनका मास को बढ़ाने से आपने मास को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो डिस्टेंस इंक्रीज करने से फोर्स कम हो जाएगा। तो कैसे और कितना कम होगा वो भी एक बार थोड़ा सा करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस कितना है r, इसका मास कितना है m1, इसका मास कितना है m2। तो जो फर्स्ट फोर्स लगाएगा, फर्स्ट पार्टिकल फोर्स लगाएगा किसके ऊपर, सेकंड के ऊपर, उसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। और अगर ये बात करें कि द फोर्स अप्लाइड बाय द सेकंड पार्टिकल ऑन फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल ने लगाया इसको, ये इसको किस तरफ, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये भी किस फोर्स के साथ खींचेगा, g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि बेशक से ये छोटा पार्टिकल है, बेशक इसकी वैल्यू कम है, लेकिन जो इसकी वैल्यू, इसका मास बेशक छोटा है, लेकिन जितने फोर्स के साथ ये फर्स्ट पार्टिकल बड़ा पार्टिकल छोटे को अट्रैक्ट कर रहा है, उतने ही फोर्स के साथ जो छोटा पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि दोनों का मासेस अलग अलग है, तो उनके बीच में जो नेट फोर्स लग रहा है वो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि उन दोनों का मासेस कम है या ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। एक तो यहाँ से आपको ये चीज समझने को मिलती है। दूसरा, अगर इनका जो मास है वो चेंज कर दिया जाए, मान लो
कि पहले जो मास है, सपोज अब हम एक दूसरे के ऊपर कितना लगा रहे हैं उसकी बात नहीं करते हैं, जो नेट बीच में फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना है, एफ है। चाहे इसका इसके ऊपर पढ़ लो, चाहे इसका इसके ऊपर पढ़ लो, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब सपोज करो ये, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन 1। उसके बाद ये जो पार्टिकल है इसका जो मास है पहले कितना था, m1। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मास किसी भी तरीके से हमने डबल कर दिया, कितना हो गया 2m1, और इसका जो मास है ये भी डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया 2m2। तो मास आपने डबल कर दिया, इसका भी मास आपने डबल कर दिया, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम ही है, वो उतना ही है, डिस्टेंस आपने चेंज नहीं किया। पहले कितना था r, अभी भी कितना है r, तो वो आपने चेंज नहीं किया है, वो उसी तरह से एक्ट कर रहा है। तो जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कैसे चेंज करेगा उसके बारे में हमने अब पढ़ना है कि वो कैसे चेंज होगा। तो यहाँ से जो फोर्स है, मान लो अब जो इनके पहले फोर्स कितना था F, अब कितना फोर्स एक्ट करेगा F डैश, क्योंकि अलग तो हो ही जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया मासेस को चेंज कर दिया, मास इंक्रीज हो गए ना, डबल हो गए मास, तो इसलिए जो बीच में लगने वाला फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कितना ज्यादा हो जाएगा वो हम फॉर्मूले से स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2। m1 m2 क्या है, masses of the particle, m1 is the mass of the first particle and m2 is the mass of second particle। लेकिन अब इसका मास कितना हो गया, अब हमारे पास जो पार्टिकल है उसका मास कितना है 2m1, तो ये हो गया 2m1 मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल m2 जो था पहले, अब कितना हो गया वो 2m2। तो अब जो मासेस हैं वो देखते हैं, और इनके बीच में जो फोर्स है वो अब हमने कितना मान लिया F डैश, पहले से कुछ चेंज हो गया ना, तो ये हो गया F डैश, तो ये हो गया 2m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो उतना ही है r स्क्वायर। क्लियर हो गया ना। तो अगर इसको हम सोल्व करके देखें तो ये किसके इक्वल आएगा, F डैश इज इक्वल टू जी, ऐसे कैसे, ठीक है, 2 इंटू 2 4, तो 4 को मैं बाहर निकाल के रख देता हूँ, 4 m1 m2 ये भी है यहाँ पे, तो ये लिख दिया m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास आ गई। अब देखो g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये तो इस किसकी वैल्यू है, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, फोर्स की, जो पहले था। तो अब कितना फोर्स है F डैश, तो F डैश इज इक्वल टू 4 ऐसे का ऐसे, और ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये तो F की वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया F। तो यहाँ से आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता चल गई है कि पहले फोर्स कितना था, F था। अगर हमने दोनों का जो मास है उसको डबल डबल कर दिया, इसका मास भी डबल, इसका मास भी डबल, तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्टिकल्स will become 4 times, will be increased 4 times। वो जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है वो कितना हो गया, 4 टाइम्स हो जाएगा, वो जो फोर्स बीच में एक्ट करेगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हमने दोनों मासेस को इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज करके कितना कर दिया है, डबल डबल कर दिया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं कि हम मास तो चेंज नहीं कर रहे हैं, मास को हम नहीं छेड़ेंगे कुछ भी, लेकिन उनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो उनके बीच में सेपरेशन है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको कम या ज्यादा कर देते हैं। अब जैसे ये किया है ना आपने, मास का भी पढ़ा है, तो मास जो है वो आपने डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो गया, मीन्स मास बढ़ाया तो फोर्स भी इंक्रीज हो गया। इसीलिए तो बोला था कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ये क्या, अगर आप इसको कम कर दोगे ना, इनको हाफ हाफ कर दोगे, तो ये भी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फिर भी, ठीक है। तो ऐसे ही अब डिस्टेंस का केस लेते हैं। पहले इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। अब मान लो डिस्टेंस इंक्रीज करके आपने कितना कर दिया, डबल कर दिया डिस्टेंस, या ट्रिपल कर दिया, या 4 टाइम्स कर दिया, कितना भी कर लो। मैंने सिंपलेस्ट केस मान लिया कि आपने इसके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों पार्टिकल्स के बीच में वो डबल कर दिया। तो सपोज डबल कर देते हैं हम यहाँ से, एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये हो गया हमारा पहला पार्टिकल, मास कितना है m1,
और ये हो गया सेकंड पार्टिकल, मास कितना है m2, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अब कितना है 2r। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मान लिया 2r। दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, अब उसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, उसकी वैल्यू मान ली मैंने f डैश। ठीक है, चेंज हो गए। पहले जब इनके बीच में डिस्टेंस था r, जब इनके बीच में डिस्टेंस था r, तब उस टाइम पर फोर्स कितना आया था g m1 m2 by r स्क्वायर, यही आया था। अब इनके बीच में डिस्टेंस हमने मान लिया कि कितना हो गया है, डिस्टेंस पहले से डबल हो गया है। तो पहले से डबल का मतलब है कि अब आप इनके बीच में अगर फोर्स निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, f डैश विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला वही रहेगा, यही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। बस सिर्फ आपने चेंज करना है कि अगर आपका मास चेंज हुआ है तो मास चेंज करके पुट कर दो, अगर आपका डिस्टेंस चेंज हुआ है तो डिस्टेंस चेंज कर दो, अगर सेम है तो सेम का सेम लिख दो वैसे। ठीक है, तो मासेस आर सेम m1 एंड m2, तो f डैश इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पहले डिस्टेंस कितना था r, तो इसलिए यहाँ पर क्या था r स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो कितना हो गया 2r हो गया। तो अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2r है तो 2r लिख दो, तो कितना हो गया 2r का स्क्वायर। अगर डिस्टेंस आपने 3 टाइम्स कर दिया तो वहां नीचे क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया तो डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे 4r का स्क्वायर हमें वहां पर लिखना पड़ेगा। तो 2r अभी किया है, तो 2r के केस में हम देखते हैं कि फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये g m1 m2 डिवाइड बाय 2r का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो ये हो गया 4r स्क्वायर। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, f डैश की वैल्यू है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये वाले, ये तो वैल्यू किसकी थी, ये तो f की नहीं वैल्यू थी। जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था r, ये तो उस टाइम का फोर्स है, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो गया f डैश इज इक्वल टू 1/4f। तो बहुत ही सिंपल सी दो बातें आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। आपने क्या किया है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स 1/4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो फोर्स यहाँ पर लग रहा है वो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से आपने ये बता देना है कि अगर हम दो पार्टिकल्स के जो मासेस हैं उनको डबल कर दें तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। और अगर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डबल कर दें, यानी कि और ज़्यादा दूर रख दें, डबल डिस्टेंस पे रख दें उन दोनों को, तो उनके बीच में जो पार्टिकल्स, उनके बीच में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले कितना 16 न्यूटन था पहले, तो अब कितना हो जाएगा, सिर्फ 4 न्यूटन बच जाएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस ज़्यादा रख दिया। ये आपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में भी आपने इनको एक्सपीरियंस किया होगा जरूर। अगर आप मैग्नेट से कभी खेले हो, मैग्नेट्स को आपने कभी यूज़ किया हो अपने आसपास, मैग्नेट्स को देखा हो, तो अगर आप उनको कम डिस्टेंस पे रखोगे तो वो एक स्ट्रोंगली एकदम से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा दूर रखोगे तो वो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करते हुए हिल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको बहुत ज़्यादा दूर रख दोगे तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, वो एक जैसे पड़े हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, यहाँ पर डिस्टेंस एकदम से ज़्यादा फोर्स था। क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कम था, यहाँ पर थोड़ा सा जो फोर्स है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत हिलते हैं वो। तो क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर दिया आपने। यहाँ पर उनके बीच में कोई फोर्स आपको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो उनकी रीच से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस के ऊपर। और कैसे किया, मासेस को अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो फोर्स भी लगने वाला जो बीच में है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर आपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स उल्टा हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को कम कर दो, अगर आप डिस्टेंस को करोगे कम, तो जो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। उनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तरह से आपने इन सभी को कवर कर लिया।